हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूलॉजी की दुनिया। आज से हम शुरू कर रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे सीएसआईआर नेट और लाइफ साइंस से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए। सो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हमारा टॉपिक जिसका नाम है स्टेम सेल्स। सो अगर हम बेसिकली बात करें कि जो स्टेम सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स होती क्या है तो स्टेम सेल्स ऐसी मदर सेल्स होती हैं जो कि किसी दूसरी टाइप की सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट हो सकती है या दूसरी टाइप की सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। ऐसी सेल्स को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे कि स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो कि किसी भी ह्यूमन या किसी एनिमल की किसी भी टाइप की सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, किसी भी टाइप की सेल को डेवलप कर सकती है। ऐसी सेल्स को हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। स्टेम सेल के अगर करेक्टर को लेके बात करें तो स्टेम सेल का सबसे बेस्ट करेक्टर है, वो करेक्टर है कि स्टेम सेल्स होती है वो सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी रखती है, सेल्फ रिन्यूअल के वो रखती है। साथ में जो स्टेम सेल्स होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है। अब अगर हम बात करें कि सेल्फ रिन्यूअल कैसे, तो सेल्फ रिन्यूअल का मीनिंग है कि जैसे कि कोई एक स्टेम सेल है, वो स्टेम सेल आगे जब डिवाइड होगी तो आगे डिवाइड होकर के एक स्टेम सेल का फॉर्मेशन कर रही है या फिर दोनों स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, यानी कि अपने आप के अपने नंबरों को वो मेंटेन करके रखने का काम कर रही है। इसी को हम स्टेम सेल रिन्यूअल या सेल्फ रिन्यूअल बोलते हैं। साथ में अगर हम बात करें कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होती है भाई, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ऐसी सेल्स जो कि कोई भी उनका अभी तक कोई फंक्शन है वो फिक्स नहीं हुआ है, यानी कि अब उनको क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है अभी तक उनके अंदर वो चीज़ फिक्स नहीं हुई है, तो ऐसी सेल्स हैं, उन सेल्स को हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। तो यहीं पे क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है कि जो स्टेम सेल्स हैं, उन स्टेम सेल्स को भी हम अनडिफरेंशिएटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे हमने डेफिनेशन देखी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की, तो जो कैरेक्टर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का होता है सेम वही कैरेक्टर है वो इन स्टेम सेल्स का भी होता है। ये स्टेम सेल्स भी अभी तक अपने काम को लेकर फिक्स नहीं होती है, यानी कि अभी तक इनका भी ये फिक्स नहीं हुआ कि इनको आगे जा कर के क्या फॉर्म करना है क्या नहीं करना है, यानी कि ये अभी तक एक अनकमिटेड कमिटेड स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट है। दैट्स वाई इन सेल्स को हम एक तरीके से अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। आगे हम बात करें स्टेम सेल्स को लेके, तो स्टेम सेल के डिवीजन की बात करें तो जैसे नॉर्मल सेल्स का डिवीजन होता है सेम उसी तरीके से इन स्टेम सेल्स का डिवीजन भी होता है। तो जब नॉर्मल सेल का डिवीजन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक सेल है, उससे ये दो टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, सेम सिंपल चीज है। सेम वैसे ही अब ये जो स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल आगे जब डिवाइड करती है तो डिवाइड करती है तो दो तरीके से ये डिवाइड करती है। या तो ये डिवाइड कर करके एक दोनों स्टेम सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि ये एक स्टेम सेल थी, ये स्टेम सेल से डिवाइड हुआ और ये दोनों टाइप के स्टेम सेल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया। या फिर जब ये डिवाइड हो रही है उस टाइम पे एक स्टेम सेल बना रही है, दूसरी है किसी भी टाइप की सेल्स के अंदर ये स्पेशलाइज हो रही है। तो जब ये डिवाइड कर रही है किसी सेल के अंदर तो उस टाइम पे अगर मान लो कि ये दोनों स्टेम सेल ही बना के जा रही है तो उस तरीके के डिवीजन को हम सिमेट्रिकल डिवीजन बोलेंगे। लेकिन जब वो डिवाइड कर रही है उस टाइम पे एक स्टेम सेल बनाती है, सेकेंड वो किसी भी दूसरी सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो रही है या फिर स्पेशलाइज हो रही है किसी दूसरी सेल के लिए, तो उस तरीके के डिवीजन को हम एसिमेट्रिकल डिवीजन बोलते हैं। अब हम बात करें कि सिमेट्रिकल डिवीजन और एसिमेट्रिकल डिवीजन से बेसिकली स्टेम सेल का क्या फायदा है। तो सिमेट्रिकल डिवीजन से तो मेन फायदा ये है कि स्टेम सेल के जो नंबर है वो नंबर यहाँ पे ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाते हैं स्टेम सिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से। जबकि जो एसिमेट्रिकल डिवीजन है वो एसिमेट्रिकल डिवीजन की वजह से स्टेम सेल के नंबर है वो मेंटेन रहते हैं। कि यानी कि जैसे देखो ये एक स्टेम सेल थी, ये स्टेम सेल आगे डिवाइड होगी, मान लो डिवाइड होगी तो इसलिए ये स्पेशलाइज सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई। लेकिन जब ये कन्वर्ट होगी तो यानी कि अब ये स्टेम सेल खत्म। तो इसी खत्म इसको खत्म ना होने दे या फिर इसको मेंटेन करने के लिए इसके नंबर को इसने साथ के साथ में अपने ये एक और सेल का फॉर्म कर लिया जो कि एक और स्टेम सेल है। तो यानी कि अपने नंबर को मेंटेन करके रखने के लिए तो इसने एसिमेट्रिकल डिवीजन करी है, लेकिन अगर अपने नंबर को इंक्रीज करना है तो उस कंडीशन में ये एसिमेट्रिकल डिवीजन करती है। आगे हम स्टेम सेल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टेम सेल का जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली वो क्लासिफिकेशन कोई ना कोई बेसिस पे डिपेंड करता है कि किस बेस पे हम वो क्लासिफिकेशन करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेम सेल के क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस लेते हैं। फर्स्ट तो है पोटेंसी के बेस पे, एंड सेकंड होता है उनकी लोकेशन के बेस पे कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है या फिर
क्या पोटेंसी है उसके बेस पे। अब सबसे पहले पोटेंसी के बेस पे, तो पोटेंसी के बेस पे तो पहली चीज तो यहाँ पे यही अराइज होती है कि व्हाट इज पोटेंसी। तो पोटेंसी का मीनिंग है कि अ, कोई भी सेल कितने टाइप के सेल्स के अंदर डिवाइड हो सकती है, कितने टाइप के सेल को फॉर्म कर सकती है। ऐसी सेल जो पावर है, उसी पावर को हम पोटेंसी बोलते हैं कि किसी सेल का पावर, किसी सेल की पावर जो कि उसको कितनी टाइप के सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर सके, कितनी टाइप के डिफरेंट टाइप के सेल्स को फॉर्म कर सके, उसी को हम पोटेंसी बोलते हैं। उसी पोटेंसी के बेस पे जो सेल्स हैं, स्टेम सेल, उसको हम चार टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है टोटिपोटेंट स्टेम सेल, सेकंड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, उसके बाद में मल्टीपोटेंट स्टेम सेल और लास्ट यूनिपोटेंट स्टेम सेल। और यहीं पे अगर हम इसकी हेरारकी को लेके बात करें तो इसकी जो हेरारकी है उसके बेस पे देखें तो सबसे पहले देखो टोटिपोटेंट, फिर प्लुरोपोटेंट, फिर मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट। सबसे ज्यादा जो पावर है वो टोटिपोटेंट के पास में, फिर प्लुरोपोटेंट के पास में, फिर मल्टीपोटेंट के पास में और लास्ट में यूनिपोटेंट के पास में सबसे ज्यादा पावर है। इसके बाद में हम आगे वन बाय वन देखें। सबसे पहले टोटिपोटेंट स्टेम सेल को लेके बात करें। टोटिपोटेंट स्टेम सेल, देखो टोटी मीन्स टोटल, यानी कि सभी टाइप की सेल का फॉर्मेशन कर सके, यानी कि ऐसी स्टेम सेल जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके जो सेल्स प्रेजेंट है वो सभी टाइप की सेल्स का फॉर्म कर ले, उस टाइप की सेल्स को हम टोटिपोटेंट स्टेम सेल बोलते हैं। तो अब बात करें कि टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स कहाँ मिलती हैं। तो टोटिपोटेंट स्टेम सेल है वो जाइगोट हो सकता है, या फिर जो अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स टोटिपोटेंट सेल के अंदर होती हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल। तो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसी स्टेम सेल्स जो कि एक या दो सेल्स को छोड़ के बाकी सभी टाइप की सेल्स का फॉर्म कर लेती हैं, या बाकी सभी टाइप की सेल्स को फॉर्मेशन कर ले, तो ऐसी सेल्स को हम प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स बोलेंगे। और बेसिकली ये जो प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स होती है, प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो टिश्यू है उसको फॉर्मेशन नहीं करती हैं, उसके अलावा बाकी सभी टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है, उसको हम प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स बोलती हैं। और प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स है वो बेसिकली जो ब्लास्टुला स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज के अंदर जो इनर सेल मास है, उस इनर सेल मास के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये आगे जाकर के न्यूरॉन्स, हार्ट सेल, लिवर सेल्स इनके अंदर कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो कि ऐसी सेल जो कि लिमिटेड रेंज रखती है, लिमिटेड रेंज के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं, लिमिटेड रेंज के टाइप के सेल्स को फॉर्मेट कर सकती हैं। और ये सेल्स हैं स्टेम्स के, बेसिकली तो ये इस टाइप के जो स्टेम सेल्स है वो एडल्ट के अंदर मिलती हैं। अब इसके एग्जांपल को देखें तो ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है जो कि एडल्ट के बोन मेरो के अंदर मिलते हैं, वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का टाइप होती है। जो कि अभी मल्टीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल एक मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट इसका मतलब है ये आरबीसी का फॉर्म कर लेगी, डब्ल्यूबीसी कर लेगी, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी कर सकती है, बाकी प्लाज्मा सेल्स का फॉर्मेशन भी कर सकती है। इसके बाद में लास्ट है यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स ये भी एडल्ट के अंदर मिलती है। यूनि मतलब यूनिट, यानी कि एक सिंगल सेल्स का ही फॉर्म करे। तो ऐसी सेल्स जो कि जब डिवाइड होकर के एक ही टाइप के सेल का फॉर्मेशन करती हूँ, ऐसी स्टेम सेल्स को हम यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं। जैसे कि जो स्पर्मेटोगोनिया एक टाइप की यूनिपोटेंट स्टेम सेल है जिनसे कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सेम वैसे ही कि जो ओगोनिया है वो भी एक तरीके की यूनिपोटेंट स्टेम सेल है जिनसे कि ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में हम फर्स्ट हमने ये बात कर ली पोटेंसी के बेस पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं लोकेशन या प्रेजेंस के बेस पे कि कहाँ पे स्टेम सेल हो प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे। तो स्टेम सेल अगर एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। अगर मान लो कि वो एडल्ट के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देंगे एडल्ट स्टेम सेल्स। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है बेसिकली, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इनर सेल मास के अंदर या फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर प्रेजेंट होती है। जबकि जो एडल्ट स्टेम सेल्स है, सोमेटिक स्टेम सेल्स है, वो स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी बोन मैरो के अंदर है, ब्रेन के अंदर, स्किन के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। अब बात करें कि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है उनकी पोटेंसी के बेस पे बात करें तो कि ये किस पोटेंसी की होती है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स मेनली प्लूरोपोटेंट नेचर की होती है। कभी कभी ये जो मल्टीपोटेंट है उस नेचर के भी होती हैं। जबकि एडल्ट स्टेम सेल्स होती है वो एडल्ट स्टेम सेल्स मेनली तो मल्टीपोटेंट होती हैं और साथ में यूनिपोटेंट नेचर की भी होती हैं। अब
इन सब के बाद में हम बात करते हैं स्टेम सेल निस को लेके कि स्टेम सेल निस क्या होता है। सबसे पहले अगर हम स्टेम सेल निस की बात करें तो निस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म रहता है या फिर कोई भी एक सेल प्रेजेंट होती है। उसके जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है, जहाँ पे वो रह रही है, जहाँ पे वो अपना खाना पीना जो भी अपना दैनिक काम है वो कर रही है, उस जगह को हम उसका निस बोलते हैं। तो स्टेम सेल्स है, वो स्टेम सेल्स भी एक लोकेशन के अंदर जहाँ पे प्रेजेंट है, उसको हम एक उसका निस बोलते हैं। जैसे ये एरिया है, इसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट है, तो इसको हम इसका निस बोल के जाएंगे। और ये इस निस के अंदर ही आपस में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू है उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है। अब जैसे कि स्टेम सेल निस्क की हम बात करें तो स्टेम सेल निस्क जैसे एडल्ट के अंदर बोन मैरो है, उस बोन मैरो के अंदर मिलता है, या फिर इंटेस्टिनियल क्रिप्ट है, उस इंटेस्टिनियल क्रिप्ट के अंदर देखने को मिलता है। अब जो जो स्टेम सेल्स होती है, वो स्टेम सेल्स बेसिकली इस निस्क के अंदर आपस में सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स के थ्रू आपस में जुड़ी हुई रहती है। अगर हम बात करें कि ये सेल एडेशन मॉलिक्यूल है, इसका क्या रोल है यहाँ पे, तो सेल एडेशन मॉलिक्यूल इन सेल्स को यहीं पे इसी स्टेम सेल के निस के अंदर बनाए रखने का काम करती है, यानी कि इनको इस निस से बाहर जाने से रोकती है। अगर ये यहाँ से इनको बाहर जाने देंगे या बाहर चली जाती हैं, तो बाहर जाने के बाद में फिर ये सेल्स हैं वो आगे जाकर के किसी भी टाइप की टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं, या फिर किसी भी टाइप के टिश्यू को रिपेयर के अंदर जा सकती हैं। तो इस वजह से जो जो सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, वो सेल एडिशन मॉलिक्यूल स्टेमनेस को मेंटेन करके रखने का काम करती है। स्टेमनेस को मेंटेन रखती है, तो स्टेमनेस को मेंटेन रखने का मीनिंग यही है कि वो उसकी जो गुण है स्टेमनेस उसको बनाए रखते हैं, उसको बनाए रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सेल है वो अभी भी अनकमिटेड स्टेट के अंदर है, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट है। अब बात करें आगे कि पैराक्राइन फैक्टर है, वो पैराक्राइन फैक्टर कैसे स्टेम सेल के मेंटेनेंस में काम करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे वही देख रहे हैं अपन कि ये मान लो कि एक स्टेम सेल निस है ये, इस स्टेम सेल निस के अंदर जब ये सेल्स हैं आपस में, उस टाइम पे ये सेल आपस में एक दूसरे को कुछ फैक्टर्स के थ्रू आपस में एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट करती हैं, और उन्हीं फैक्टर्स की वजह से ये अपने स्टेमनेस को मेंटेन रखने का काम करती हैं। लेकिन यदि ये सेल यहाँ से निकल के बाहर आ जाए, यहाँ से निकल के बाहर आ जाए, तो बाहर आ गई, मान लो कि ये स्टेम सेल निस्से निकल के बाहर आ गई तो अब ये पैराक्राइन फैक्टर है, ये पैराक्राइन फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा। पैराक्राइन फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगी, उस कंडीशन में ये सेल अब आगे डिफरेंशिएटेड हो जाएगी किसी दूसरे सेल के अंदर। तो यही बोलेंगे कि जो स्टेम सेल है, वो स्टेम सेल के स्टेमनेस को मेंटेन करने में इन पैराक्राइन फैक्टर्स का रोल होता है। लेकिन ये पैराक्राइन फैक्टर ओनली कहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो ओनली उसी स्टेम सेल निच के अंदर काम कर रहे हैं। अगर स्टेम सेल निच से बाहर आएंगे तो उस कंडीशन में वो काम नहीं करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।